मिरेकल क्लब, क्रेजी थिंग्स हैपन यार। मतलब इस गेम में सब चीज थी। इस गेम में गलीचपना था, इस गेम में ड्रामा था, ऑफ पिच पॉलिटिकल रीजन था। इस गेम में हमको यहाँ पर कमबैक देखने को मिला, क्लच देखने को मिला। भाई एज ए न्यूट्रल ये गेम ब्लॉकबस्टर था। मतलब देखो यार, मैंने तो बहुत टाइम से कहता हुआ आ रहा हूँ कि रियल मैड्रिड में एक फन है इस बार, एक मजा है जो एक मेरे को लगता है कि कार्लो एंसेलोटी ने जो सबसे बेस्ट चीज इस गेम में करी है ना, वो है फ्रीडम। और ऑफ कोर्स वो टैक्टिकल रिस्ट्रिक्शंस, वो टैक्टिकल सोफिस्टिकेशंस के साथ जो फ्रीडम का एक मिश्रण बनाया ना, भाई मुद्द दिया राम बॉल पे। लेकिन देखो, मैड्रिड डर्बी थी, 4 दिन में आपके हाथ में एक ट्रॉफी आ सकती है जिसमें आप एक मैड्रिड डर्बी खेलोगे। और अगर हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड की बात करें तो बार्सिलोना अगर ओसासुना को हरा देती है तो आप एल क्लासिको खेलोगे। यानी कि रियल मैड्रिड के डोमेस्टिक कैंपेन और डोमेस्टिक टेरिटोरी की बात करें तो आप 2 सबसे बड़े गेम में जीत कर एक ट्रॉफी अपने घर लेके आ सकते हो। कॉन्फिडेंस देख रहे हो तुम टीम का कैसे हो सकता है? मुंह देंगे एम्बापे के टर्टल के कवच पे। लेकिन यहां पर भाई देखो, गेम हमने बहुत खराब स्थिति में यहां पर स्टार्ट किया था, जहां पर हमने कंसीड कर लिया था। 2 चीजें जो स्टार्टिंग में ही आपको नहीं चाहिए थी वही हो गई। सबसे पहले तो यहां पर एथलेटिको मैड्रिड को बॉल चलाने को मिल गया, और दूसरी चीज आपने कंसीड कर ली। यानी कि अगर एथलेटिको मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो आपको 2 ही चीज तो चाहिए। एक ये कि आपके प्लेयर्स यहाँ पर फ्रीडम से, यानी कि अगर हम ग्रीजमैन की बात करें तो मिडफील्ड में आगे क्रिएट कर सके, एल्वारो मोराटा बॉल को होल्ड कर सके, और आपकी टीम अपनी डिफेंसिव पोजीशन को मेंटेन कर सके। और यहां पर अगर आपको एक गोल मिल जाए तो इससे बड़ा तोहफा और क्या होगा। अब देखो, यहां पर अगर हम गोल कंसीड की बात करें तो रियल मैड्रिड से हमेशा से मेरी कंप्लेन रही है कि आपने सेट पीस और कॉर्नर, यानी सेट पीस, कॉर्नर, क्रॉसेस को कैसे कंटेन करना है, ये रियल मैड्रिड इस पूरे सीजन कभी भी सॉल्व नहीं कर पाई है। डिस्पाइट कि एक फन फैक्ट बताऊं तो ये पहला गोल था जो कि रियल मैड्रिड ने सेट पीस से कंसीड किया था। लेकिन ये तो तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि रियल मैड्रिड है तो गुई, अगर हम यहां पर सेट पीसेस और क्रॉसेस को डिफेंड करने की बात करें। अब देखो, तुम में से नाचो को कोई ब्लेम करेगा, कोई यहाँ पर टैक्टिक्स को ब्लेम करेगा, लेकिन ये कंफर्म है कि इस चीज को एड्रेस नहीं किया गया। रियल मैड्रिड आउटस्कोर कर रही है और रियल मैड्रिड का ओवरऑल डिफेंसिव स्ट्रक्चर अभी भी नंबर्स के मामले में बहुत बेहतरीन है भाई, वन ऑफ द बेस्ट है यूरोप के, अगर हम टॉप 5 लीग्स की बात करें। ऐसे में यहाँ पर रियल मैड्रिड का ये सवाल थोड़ा दब जाता है, लेकिन रियल मैड्रिड ने उससे चेंज करा। देखो, सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पर शुरुआत की गेम की बात करें तो 4-4-2 फ्लैट में थे, जहां पर बेलिंगम उस साइड था, वाल्वर्दे इस साइड था। और भाई साहब, मतलब वाल्वर्दे का किसी भी रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि कोई सी भी हम फॉर्मेशन को इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसमें वाल्वर्दे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप ये समझ लो कि वाल्वर्दे हमारा ट्रेंट है, बस फर्क इतना है कि लिवरपूल पे सिर्फ 1 ट्रेंट है और रियल मैड्रिड पे 5 ट्रेंट है। असल में बात यहाँ पर यह है कि रियल मैड्रिड ने जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा वैसे वैसे फुट होल्ड लिया, और वैसे वैसे आप डिफॉल्ट मोड समझ जाते हो कि गेम किस दिशा में आगे बढ़ने वाला है। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द फील्ड टिल्ट जो होगा वो रियल मैड्रिड की तरफ होगा। यहाँ पर डिफॉल्ट मोड पे रियल मैड्रिड एथलेटिको मैड्रिड को अटैक करेगी। एथलेटिको मैड्रिड यहाँ पर ट्राई करेगी 1-2 सीक्वेंस बना के जल्दी से जल्दी वर्टिकल अटैक करे। ये बात भी माननी पड़ेगी कि एथलेटिको मैड्रिड ने फर्स्ट हाफ में चांसेस बहुत अच्छे बनाए थे। एक सीक्वेंस तो इतना प्यारा था कि एल्वारो मोराटा जस्ट यहाँ पर टैप इन करता हुआ। अब इसके पीछे देखो 2 रीजन थे। पहली चीज तो ये थी कि रियल मैड्रिड जिस तरीके से यहाँ पर 1-2 टच करके, 1-2 पासेस करके पेनिट्रेट करना चाह रही थी वो हो नहीं पा रहा था। उसके पीछे का रीजन ये था कि देखो, एक जो कॉम्पैक्ट लो ब्लॉक होता है ना एथलेटिको मैड्रिड का, उसको आप इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकते। और ऐसे में यहाँ पर आप या तो बेलिंगम को मिडफील्ड में प्रेजेंस रखो जिससे आप आउट नंबर नहीं हो सकते, या फिर आप यहाँ पर बेलिंगम को पेनिट्रेट करवाओ, और रियल मैड्रिड दोनों ही ढंग से नहीं कर पा रही थी। अब देखो, इस चीज को सॉल्व अगर एथलेटिको मैड्रिड की पर्सपेक्टिव से बात करें तो सिमियोनी ने ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया। सिमियोनी बस ये कह रहा था कि अपनी पोजीशन पे मेंटेन रहो और रियल मैड्रिड आपको चांस खुद देगी, और इसी का यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड वेट कर रही थी। इसका रीजन बड़ा ये था कि देखो, जहां पर आप फाइनल पास, एक मैजिकल पास खेलना चाह रहे थे, वो हर बार पॉसिबल हो नहीं पा रहा था। ऐसे में एथलेटिको वापस से रिसाइकिल करती थी, एक अटेम्प्ट करती थी। दूसरा बड़ा रीजन था कि विनीसियस यार कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा था। अब देखो, विनीसियस एक ऐसा प्लेयर है जो कि 90 मिनट अगर गेम चल रहा है तो 100% वो यहाँ पर हरकत करेगा हर एक मूवमेंट पे, लेकिन वो मूवमेंट कितना पर्पसफुल होगा, वो मूवमेंट कितना इफेक्टिव होगा, इसमें गिरावट आई है। कह सकते हो कि विनीसियस पे आप अभी हल्के में लोगे, हल्के जाओगे, थोड़ा सा इतना एग्रेसिव नहीं होगे, क्योंकि बंदा अभी ही यहाँ पर
इंजरी से वापस आया, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि इस समय जो मेन बंदा है वो रॉड्रिगो है। चाहे आप रॉड्रिगो की ड्रिबलिंग की बात करो, उसके मूवमेंट की बात करो और उसके इफेक्टिवनेस की बात करो। पहले हाफ कहीं ना कहीं ऐसे ही निकल गया जहां पर हमने गोल मारा सेट पीस से, एंड ऑफ कोर्स इट वाज द बैटमैन। जहां पर हमने कंसीड किया एक सेट पीस से, जहां पर आप केपा को ज्यादा गाली नहीं दे सकते, लेकिन कंसीड करने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। जहां पर रियल मैड्रिड की स्ट्रैटेजी पैसिवली काम कर भी रही थी लेकिन नहीं भी कर रही थी क्योंकि हम इंडिविजुअली वेस्टफुल हो रहे थे। वहीं एथलेटिको मैड्रिड की भी काफी हद तक काम कर रही थी क्योंकि उनको पता है कि उनको यही करना है, बस उनको एफिशिएंसी बढ़ानी है। सेकंड हाफ में देखो, मेरे को अभी भी याद है हाफ टाइम जब हम बातचीत चल रही थी, डिस्कशन चल रहा था, तो मैंने एक ही चीज कही थी कि दोनों ही टीम के मैनेजर्स लगभग पहले 15 मिनट तो बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, और ये भी कंफर्म है कि पहले 15-20 मिनट में गोल भी आ रहा है और वो ही ट्रिगर करेगा कि कैसे अब दोनों मैनेजर्स अपने अपने गेम को देखेंगे। और ऐसा ही हुआ जब यहाँ पर गोल हमने कंसीड कर लिया। देखो ये तो अब ऑफ कोर्स यहाँ पर फर्लैंड मेंडी की गोल की बात करें जो कि उसने स्कोर किया है, देखो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ये भी कंफर्म था कि एथलेटिको मैड्रिड को तोड़ने का यही तरीका है कि आपको 1-2 पासेस करके कुछ एक ऐसा क्रिटिकल पास निकालना है जिसको एथलेटिको मैड्रिड भाप नहीं पाएगी। और शायद से मेंडी का जो असिस्ट था वो बताता है कि भैया अगर इस गेम के मैन ऑफ द मैच की बात करें तो वो कोई और नहीं बल्कि कारवाहाल ही है। भाई अपॉलोजी फ्रॉम मी एंड अपॉलोजी फ्रॉम मिलियंस ऑफ फैंस जिसने उसको स्लैंडर किया था, फॉर ऑफ कोर्स सबके अपने अपने रीजन थे, लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी कि कारवाहाल सबसे बड़ा क्लच है हमारे लिए। डिफेंस, उसके बॉल रिटेंशन की अगर हम बात करोगे, टैकल्स की बात करोगे, उसकी पोजीशनिंग की बात करोगे, उसके फ्रीडम की बात करोगे, उसके विजन की बात करोगे, उसके डिसिप्लिन की बात करोगे, वो इतना ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि देखो यार, बात असल में ये कि रियल मैड्रिड का जो अटैकिंग माइंड है वो लेफ्ट साइडेड टिल्ट रहता है, एंड ऑफ कोर्स फॉर वेरियस रीजन विनीसियस वहाँ पर है, रॉड्रिगो वहाँ रहता है, बेलिंगम भी उस तरफ ही ड्रिफ्ट करता है और मेंडी थोड़ा इनकेपेबल है। ऐसे में यहाँ पर कारवाल और वाल्वर्दे पे इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है अपने आप को कॉम्बिनेशन बनाने में कि ना ही सिर्फ उसको थोड़ा सा मेंटेन रखना है जैसे एटलीस्ट रियल मैड्रिड की टीम थोड़ा उधर शिफ्ट तो हो, बट उसको बहुत सीमलेसली मिक्स करना है कि रियल मैड्रिड का अटैक इतना डिसोरिएंटेड नहीं लगे। को 1-2 करना है, 1-3 करना है, 2-3 4-5 जो भी आपके पासिंग सीक्वेंस होने चाहिए वो पूरी टीम को कनेक्टेड होने चाहिए। और ये इनिशिएट कहाँ से होता है? ये कारवाल की पोजीशन से होता है। ये इतना ज़्यादा क्रूशियल होता है कि ऑफ कोर्स कारवाल जो भी कर रहा है वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, लेकिन वो एक बंदे की वजह से कर पा रहा है और वो है फादे वाल्वर्दे। भाई वाल्वर्दे की अगर प्रोग्रेशन की बात करें वो तो इलीट है ही, लेकिन वाल्वर्दे का जो एक रोल रहता है चुआमेनी को असिस्ट करने का, और एक सबसे बड़ा रोल होता है कारवाल को उसकी फ्रीडम देने का, ये फादे वाल्वर्दे कर सकता और कोई भी नहीं कर सकता। नॉट इवन कामाविंगा जिसकी अभी तारीफ करेंगे, और नॉट इवन यहाँ पर टोनी क्रूस, लूका मॉड्रिच। अपन कंसीड करते हैं और अपन गेम का पीछा करते हैं। भाई 70-75 मिनट होता है और कार्लो एंसेलोटी की इतनी खूबसूरती होती है भाई इस चीज़ में कि सब्स्टिट्यूशंस इतने पिन पॉइंट, इतने टाइमिंग के हिसाब से ना ही गेम का बैलेंस बिगड़ता है और रियल मैड्रिड को एक एनर्जी और एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी मिल जाती है। यहाँ पर ब्राहिम दियाज को लाया गया और कामाविंगा को लाया गया और ऐसी पोजीशंस पे लाया गया जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कामाविंगा को लाके आपने डायनामिज्म बढ़ा दिया, यानी कि अब कारवाहाल तो अपनी फ्रीडम से कर ही रहा है, अब आपने विनीसियस और कामाविंगा का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है जो कि बिल्कुल भी तोड़ना मुश्किल है। अब एथलेटिको मैड्रिड के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इस चीज़ को कैसे कंटेन करेंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक यहाँ पर जो डिफॉल्ट मोड है वो और स्ट्रॉन्ग हो गया कि एथलेटिको मैड्रिड डीप डिफेंड करेगी और यहाँ पर रियल मैड्रिड अटैक करने की कोशिश करेगी। और अभी भी मैं सही बताऊं तो बहुत हद तक सेकंड हाफ की अगर हम बात करें तो रियल मैड्रिड स्ट्रगल ही कर रही थी तोड़ने के लिए, क्योंकि फाइनल पास, जो फाइनल पेनिट्रेटिंग पास है वो अभी भी बढ़िया नहीं निकल रहा था। ऐसे में जब ब्राहिम दियाज से आया तो ब्राहिम दियाज ने एक फ्रेशनेस दी, एक ड्रिबल दी, और भाई ब्राहिम दियाज जिस एग्रेसिवनेस से अटैक करता है वो भी काबिलियत तारीफ है। एक्स्ट्रा टाइम की अगर हम बात करें, पहले तो वो जो गोल आया था भाई वो इतना प्यारा गोल आया था भाई। पहले तो वहां पर मैं गुस्सा हो गया था कि विनीसियस ने वहां पर बहुत सेल्फिश वहां पे उसने वो रन बनाया था, क्योंकि उसको भी पता था कि वो बहुत नैरो है, ओब्लाक जैसा गोलकीपर नहीं छोड़ेगा। उसने ओब्लाक को पाना ही, मतलब नटमैक करने की कोशिश करी, जहां पर वो फेल हुआ, एंड ऑफ कोर्स कारवाल ने वो गोल स्कोर किया और वहां पर रियल मैड्रिड को रेस्क्यू किया। जोजेलू को लाके कहीं ना कहीं सिस्टम और ज़्यादा खूबसूरत कर दिया। पर मेरे को लगता है कि यहाँ पर टोनी क्रूस की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि टोनी क्रूस ऐसा ही था। ऑफकोर्स उसको बू किया जाता था क्योंकि उसने गैब्रियल विएगा टू सऊदी अरेबिया वाले उस पर बोल दिया था, तो सऊदी अरेबिया की जनता छूटिया तो है ही, तो उन्होंने सोचा कि इसको बू कर देते हैं। उनको ये नहीं पता कि टोनी क्रूस को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो तो कौन से प्लेयर को बू करना उन्होंने सोचा, टोनी क्रूस को।
टोनी क्रूज की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि टोनी क्रूज लो ब्लॉक को उस तरीके से तोड़ सकता है, उस तरीके से खोल सकता है जो शायद से कोई प्लेयर नहीं खोल सकता। जोजेलू को लाया गया और जोजेलू आपको फोकल पॉइंट देता है, वो बॉक्स में प्रेजेंस देता है। ओवरऑल इस रियल मैड्रिड में सिर्फ एक दिक्कत है कि अभी भी डिफेंस कमांड नहीं कर पा रहा अच्छी तरीके से। कैपा ने जिस तरीके गोल कंसीड किया, यार देखो कैपा को गाली दे सकता हूँ मैं, क्योंकि कैपा हैंडलिंग में तो है ही बेकार और आज ये इसका प्राइम एग्जाम्पल था। लेकिन इस तरीके से कंसीड करेगा थोड़ा सा बुरा भी लगता है, लेकिन ऑफकोर्स गाली भी देने का मन करता है। और मैं थोड़ा रिएक्शनरी होकर यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि अगर सारे गेम्स में आप लुनिन को खिलाओ, केस बन सकता है और आई थिंक एंसेलोटी अब थोड़ा और ज़्यादा मोटिवेट होगा लुनिन को खिलाने के लिए। लेकिन मेरे को लगता है कि ठीक है, कैपा ने इतना कोई खास बुरा नहीं किया, बट गोल कंसीड करने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। जोजेलू को लेके आने के बाद भाई ये तो समझ में आ गया था कि आपको बॉक्स में प्रेजेंस मिल गई है, अब आपको क्रॉस डालना है और अल्टीमेटली हमारा क्लच भी भाई वहीं से ही आता है। दिस रियल मैड्रिड इज एवरीथिंग, बस उसमें फन ऐड कर दो। इसमें वो क्लच भी है, इसमें वो मेंटालिटी भी है, इसमें वो अर्ज भी है जीतने की, इसमें वो परसिवरेंस भी है, कमबैक करने की मेंटालिटी भी आ गई है, और फन भी है, फ्रीडम भी है और टैक्टिकल मास्टर क्लास भी है। एवरीथिंग जो कि आपको एक टीम में चाहिए। ये टीम एक टीम है,